स्टूडेंट्स, वेलकम इन पॉलिटिक्स विद कुंदन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग द ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह हमने लिया है 10/1 राजनीति विज्ञान भाग 1 पार्ट 3 मौलिक अधिकार से। अपने पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या होता है, हमें संविधान में मौलिक अधिकारों के पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में चर्चा कर ली थी। इसके साथ हमने बात कर ली थी विस्तार से अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार की, और इसके साथ ही हमने पिछले वीडियो में जो है जाना था स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। तो जो अगले 4 मौलिक अधिकार हैं आज हम उनके विषय में बात करेंगे, किंतु उन चारों अधिकारों के विषय में बातचीत करने से पहले आप सभी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है अपने आप आंखें बंद कर लीजिए और जो कुल 6 मौलिक अधिकार हैं उनको जरा अपने मन में रिपीट करिए। कोई बात नहीं, मेरे साथ ही रिपीट करिए। तो सबसे जो पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। और जो 5वां मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल। जो 6ठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। तो ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं इनमें से हमने जो है जो 2 मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके विषय में विस्तार से पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो आज प्रिय विद्यार्थियों हम बात करेंगे जो हमारे 4 प्रमुख मौलिक अधिकार, जो 4 रह गए हैं शेष मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस पर बात करेंगे और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि हमारे संविधान से जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसे क्यों निकाला गया और इसे एक साधारण अधिकार का दर्जा क्यों दिया गया। तो आइए अब शुरू करते हैं हम बात शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह तीसरा हमारा जो है मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। क्या व्यवस्था है इसके अंदर की गई? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानवीय व्यापार तथा बलपूर्वक मजदूरी का निषेध किया गया है। इसके अनुसार मानव व्यापार, बिना वेतन के बलपूर्वक कार्य करवाना तथा इस प्रकार के अन्य कार्य बलपूर्वक करवाने की मनाही है। इसका उल्लंघन करना अपराध है जिसका कानून अनुसार दंड दिया जाएगा। इसी प्रकार अनुच्छेद जो 24 है क्या कहता है? अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बच्चों को लगाने की मनाही, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। अर्थात 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में या किसी कठिन कार्य वाली नौकरी पर नहीं लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे अधिकार का होना जरूरी भी था, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे निर्दयी लोग हैं जो कि छोटी उम्र के बच्चों को कठिन और जोखिमपूर्ण कार्यों में जो है सम्मिलित करवा देते हैं।
तो ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारा जो अगला अधिकार है, चौथा मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा हमारे देश में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में भी जोड़ा गया है और हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? हमारा अनुच्छेद 25 के अनुसार प्रिय विद्यार्थियों, व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है, त्याग सकता है, परिवर्तित कर सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 26 क्या कहता है? इसके अनुसार व्यक्ति को धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के प्रचार के लिए किसी भी प्रकार का उचित कार्य कर सकता है। अर्थात वह जो है कोई भी उचित धार्मिक संस्था का निर्माण कर सकता है, उसे यह आजादी है। इसी प्रकार अनुच्छेद 27 के अंतर्गत व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के विकास के लिए धन एकत्रित करने अथवा कर देने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे निजी शिक्षण संस्थाओं में जो राज्य द्वारा स्वीकृत हैं या राज्य की ओर से वित्तीय सहायता प्राप्त करती है, किसी व्यक्ति को उन संस्थाओं में दी जा रही धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में शामिल होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। अपनी इच्छानुसार ही कोई व्यक्ति धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में शामिल हो सकता है, परंतु यदि व्यक्ति अवयस्क है तो उसके संरक्षक की अनुमति आवश्यक है। तो यह अनुच्छेद 25 से 28 तक जो मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, हमारे देश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्वरूप प्रदान करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 के अंतर्गत हमारा जो अगला मौलिक अधिकार है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। इसमें क्या व्यवस्था की गई है? नंबर 1, भारत की भूमि या उसके किसी भाग पर निवास करने वाले नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। नंबर 2 क्या कहता है? सरकारी शिक्षण संस्थाएं या राज्य से जो वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएं हैं, इनमें जो है किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र आदि के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? इसके अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनका प्रबंध करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान किया गया है। अर्थात धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने तथा धन का प्रबंध करने का अधिकार है। और राज्य जो है शिक्षण संस्थाओं को सहायता करते समय किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो आइए अब हम बात करते हैं जो हमारा अंतिम मौलिक अधिकार है, छठा मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब संविधान निर्माता भी उनको कहते हैं, उन्होंने इस अनुच्छेद को
जो यह अधिकार है, इसे हमारे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत जो है हमें जितने भी मौलिक अधिकार प्राप्त है, यदि उनकी किसी भी स्तर पर कोई अवहेलना होती है, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं होती है, तो इसमें उनकी सुरक्षा का प्रावधान तय किया गया है। यही संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अर्थात यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो नागरिक जो है न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय जो है अवहेलना होने पर आदेश जारी कर सकता है। तो न्यायालय जो है कौन कौन से आदेश इसके अंतर्गत जारी कर सकता है, सबसे पहले बात करते हैं हम जो न्यायालय आदेश जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, रिट ऑफ हेविस कॉर्पस। हेविस कॉर्पस एक लातीनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आप अपना शरीर रख सकते हैं। इस लेख के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो इस आदेश के अनुसार उसे तुरंत निकटवर्ती न्यायालय में पेश किया जाए। यदि गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं हो तो उसे रिहा किया जाएगा। दूसरा जो आदेश न्यायालय जारी कर सकता है, परमादेश लेख, रिट ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस का शाब्दिक अर्थ होता है हम आज्ञा देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस लेख के अनुसार न्यायालय द्वारा सरकार को कानून के अधीन अपने कर्तव्य को पूरा करने तथा लापरवाहियों को संशोधित करने के निर्देश जारी किए जाते हैं। तीसरा जो लेख न्यायालय जारी कर सकता है, प्रतिषेध लेख, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। इस लेख के अनुसार न्यायालय की ओर से किसी अधिकारी को ऐसा कार्य नहीं करने के लिए क्रियान्वित किया जा सकता है जो कानून के विरुद्ध हो या उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। जो चौथा लेख जारी कर सकता है न्यायालय, उत्प्रेषण लेख, रिट ऑफ सेट्यूररी। सेट्यूररी का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण रूप से सूचना प्राप्त करना। इस लेख द्वारा ऊपरी न्यायालय, मतलब जो अपर कोर्ट है, वो जो है लोअर कोर्ट से, निम्न कोर्ट न्यायालय से जो है किसी भी अभियोग को अपने पास मंगवा सकता है। जो पांचवा लेख जारी कर सकता है न्यायालय, अधिकार परीक्षा लेख, रिट ऑफ क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का शाब्दिक अर्थ होता है किसी शक्ति द्वारा। इस लेख के अनुसार न्यायालय किसी व्यक्ति को जिसकी नियुक्ति अथवा चुनाव कानून द्वारा ना हुआ हो सरकारी कार्य करने से रोक सकती है। तो ये हमने बात की जो भिन्न भिन्न लेख न्यायालय द्वारा जो है जारी किए जा सकते हैं। 5 लेखों का हमने जिक्र किया। तो हमारा जो मौलिक अधिकार थे, 6 मौलिक अधिकार, उन सभी पर भी हमने विस्तार से बातचीत कर ली है। तो आइए अब हम संक्षेप में बातचीत कर लेते हैं हमारे संविधान से जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको क्यों और कब हटाया गया। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा संविधान जब लागू हुआ उस समय कुल 7 मौलिक अधिकार थे। 1978 में, दिसंबर 1978 में जो संपत्ति का अधिकार था, इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया और 20 जून 1979 को जो है यह जो कानून था क्रियान्वित हुआ। मौलिक अधिकारों से इसे हटाने के पश्चात इसे जो है एक साधारण अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। ऐसा क्यों किया गया? वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है उसकी क्या स्थिति है? प्रिय विद्यार्थियों, जो संपत्ति का अधिकार है, जब यह साधारण कानून बन गया तो जो संसद है वह जो है साधारण कानून द्वारा सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निजी संपत्ति के लिए जो है कानून बना सकती है, उसे अधिग्रहित कर सकती है। किंतु जो अनुच्छेद 300A है, 300A है, उसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति का जो निजी संपत्ति है उससे भी जो है उस व्यक्ति को जो है वंचित ना किया जाए, उसे बिल्कुल वंचित भी नहीं किया जा सकता है।
यदि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ही होता तो सरकार जो है साधारण कानून द्वारा संपत्ति के अधिकार, संपत्ति किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति के विरुद्ध कोई कानून पारित नहीं कर सकता था। तो इसलिए जो है जो यह संपत्ति का अधिकार है इसे जो है मौलिक अधिकारों की सूची से साधारण अधिकारों की सूची में डाला गया है। इससे क्या फर्क आया? इससे यह अंतर आया है कि जो संपत्ति का अधिकार है साधारण अधिकार होने के कारण इसके विरुद्ध अब जो है हम उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष तौर पर सीधे तौर पर नहीं जा सकते हैं। जिस प्रकार हम जो अन्य 6 मौलिक अधिकार है यदि उनकी अवहेलना होती है उनके लिए हम जा सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो है आज 4 मौलिक अधिकारों के बारे में विशेष रूप से चर्चा की। इस प्रकार हमारा जो मौलिक अधिकार वाला अध्याय है समाप्त होता है। आई होप you really learn from this video, and I advise you to repeat, learn more and more in your house. आप अपने घर में जो है वीडियो बार बार देखें, समझें और हमने जितनी भी चर्चा की है, बातचीत की है, इसको जो है ग्रहण करें। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पॉलिटिक्स विद कुंदन। Like and subscribe Politics with Kundan. Thank you very much.